हेलो स्टूडेंट, हम दिव्या कथिरान। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा OCM सब्जेक्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। गाइस, प्रीवियस जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था वो था चैप्टर नंबर 5 एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। आज हम लोग जो शुरू करने वाला है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, यानी कि कुछ फॉर्म जैसे पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सॉल प्रोप्राइटरशिप, वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में देखा था। और यही हम लोग फॉर्म्स 2 में यानी कि 6 चैप्टर में भी हम लोग ऐसे कुछ फॉर्म देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उसका इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस कुछ होगी, कैसे फ्रेम होता है, कैसे नहीं होता है। क्लियर? तो आज जो हम लोग फर्स्ट वन फॉर्म 2 के अंदर जो देखने वाला है यानी कि चैप्टर नंबर 6 का जो फर्स्ट फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। गाइज, जनरली ये नाम ना बहुत सुना सुना सा लगता है। आप लोगों ने बहुत सारी टाइम पे ऐसे बैंक के पीछे या तो फिर कोई ऐसी ग्रोसरी शॉप वाली जो मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पे होती है, वहाँ पे भी ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा सुनाई देता है या तो फिर लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है। क्लियर? तो आज हम लोग जानते हैं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जैक्टली होता क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है उसका मीनिंग। तो मीनिंग जानता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म ही है इन विच यानी कि इसके अंदर इंडिविजुअल गेट्स एसोसिएटेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन इक्वल बेसिस, यानी कि कोई अकेला बंदा, इंडिविजुअल पर्सन वहाँ पे एसोसिएटेड हो सकता है। और वो क्यों एसोसिएटेड होता है? बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक मोटिव, क्योंकि उसको इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत अपग्रेड करना है, यानी कि पैसे के मोटिव से थोड़ा बहुत अपग्रेड करना है। और ये सारे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल मोटिव वाले होते हैं, यानी कि जिसका ऑब्जेक्टिव सबका सेम ही है ना, ऐसे लोग एक साथ जुड़ के एक एसोसिएशन, एक यूनियन जैसा बना देते हैं। क्लियर? और फिर साथ में वो चल के आगे थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं और वो कोई भी प्रोडक्ट का मतलब वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेलिंग, वो उसको जितना मतलब जैसा अच्छा लगता है वैसा वो कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉल्यूंटरी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक वॉल्यूंटरी फॉर्म है, जिसको एसोसिएटेड होना है वो होगा, जिसको कनेक्ट नहीं होना है वो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। wherein a person with the common interest get associated voluntarily, यानी कि जिन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, एक सेम गोल है, सबका सेम इंटरेस्ट है, क्राइटेरिया सेम है, तो ऐसे लोग एसोसिएटेड होके वॉल्यूंटरीली, कंपल्सरी कभी भी नहीं है, वॉल्यूंटरीली अगर ऐसा सब टुगेदर होके अगर कोई ऐसा बिजनेस करता है तो वो क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम लोग देखते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसमें क्या होना ज़रूरी है, तो ही हम लोग उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कह पाएंगे। तो फर्स्ट वन है वॉल्यूंटरी एसोसिएशन। ऑफ कोर्स अब हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में देखा कि कोई भी बंदा फोर्सफुली यहाँ पे ज्वाइन नहीं होगा। अगर किसी को ज्वाइंट होना है तो वो कैसे होंगे? वॉल्यूंटरीली, इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ज्वाइंट हो सकते हैं। क्लियर? इट्स अ वॉल्यूंटरीली एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ज्वाइन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द इक्वल बेसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बड़ा एडवांटेजेस कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही है कि हमारे यहाँ पे जितने भी बंदे कनेक्टेड होंगे, जितने भी बंदे एसोसिएटेड होंगे, वो सारे कौन से बेसिस पे होंगे? सब सेम लेवल पे होंगे। क्लियर? यानी कि सबको राइट भी सेम मिलेगा, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम मिलेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे सबका जो ओपिनियंस होगा ना वो सेम लेवल पे कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? सेकेंड वन इज अ इजी फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि हम लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर फ्रेम करना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है इन कंपेयर टू कंपनी, यानी कि कंपनी में बहुत ही लीगल प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस होता है, जबकि यहाँ पे छोटा सा ईजियर प्रोसेस है, ईजियर प्रोसेस देन कंपनी से बहुत ही ईजी है। मिनिमम 10% ज्वाइन टुगेदर। रिमेंबर गाइस कि हमें अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रेम करना है तो मिनिमम 10 लोगों की ज़रूरत होगी ही। अगर आप 10 लोग एसोसिएटेड नहीं होते हो तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रेम नहीं कर पाओगे। क्लियर? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 10 लोगों को एक साथ पहले एसोसिएटेड होना पड़ेगा एंड देन आफ्टर गेट इट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। फिर देन आफ्टर उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भाई अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पे उसका जो भी मतलब प्रोसेस है वो पूरा हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, जितने डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी जो भी होगा वो हमें सब कुछ जो उसका है वो प्रोसेस वो फुलफिल करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर ये जो किसके अंदर, कौन से एक्ट के अंदर कंसिडर होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। और फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लीगल आइडेंटिटी मिलेगी।
क्लियर? बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन द सोसाइटी गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इट मीन्स कि हमारा जो कंपनी होगा, हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा वो एक लीगल बेसिस पे काउंट किया जाएगा एज अ पर्सन। क्लियर? आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वो काउंट किया जाएगा, यानी कि उसके पास भी एक अपना खुद का एग्जिस्टेंस अवेलेबल होगा। फिर देन आफ्टर नेक्स्ट वन है इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स। सेम इज इट इज, हम लोगों ने देखा था कि भाई यहाँ पे वही लोग कनेक्टेड होते हैं इक्वल बेसिस के ऊपर जिसका सबका इंटरेस्ट है। क्लियर? तो हम लोगों ने वैसे देखा था कि यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे सबका ओपिनियन, राइट्स वगैरह सब कुछ कैसा होगा, सेम होगा, सेम बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे है मेंबर्स हैव अ इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सारे मेंबर्स के पास सेम राइट होंगे और सेम अपॉर्चुनिटी होगी। सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसको कंडक्ट करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। Clear? There is a no distinction among the members due to capital investment or for any other reason। यहाँ पे ये एक और खास एडवांटेजेस है गाइस कि हम लोग किसी बंदे को कोई डिस्टिंग नहीं रखेंगे, मतलब कोई भी बायसनेस नहीं करेंगे किसी के साथ। अगर कोई ज़्यादा कैपिटल लेके आया है, कोई कम कैपिटल लेके आया है, फिर भी सबके राइट्स कैसे रहने वाले हैं, सेम। यानी कि हम लोग कैपिटल के रेशियो के हिसाब से उसको राइट वगैरह नहीं देंगे, उसको पर मेंबर सारे राइट्स और अपॉर्चुनिटी अलाउ करेंगे। क्लियर? या तो फिर और कोई अगर ऐसे रीज़न है तो उसके वजह से भी हम लोग कभी भी किसी के साथ बायसनेस नहीं करेंगे, सबको सेम राइट्स ही मिलेंगे। क्लियर? फिर देन आफ्टर है सेपरेट आइडेंटिटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो हम लोगों ने देखा कि उसका लीगल एग्जिस्टेंस भी है अब, यानी कि वो लॉ की जो आइज है उसके अंदर वो आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन द सोसाइटी गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी कि उसके पास अपनी खुद की आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस होगा। एंट्री और एग्जिट ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर कोई मेंबर आता है, कोई मेंबर जाता है तो उसके वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? फिर देन आफ्टर ए डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब हम लोग सब जानते हैं कि भाई जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ कि जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें मैनेजमेंट भी कैसा रहने वाला है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि भाई जो भी मतलब पब्लिक्स है उसमें से कोई एक लीडर बन के आता है, कोई सब अपना अपना अपॉर्चुनिटी टेक करते हैं, सब उसको वोटिंग करेंगे, उसमें से जो इलेक्ट होके आएगा वो बंदा मैनेजमेंट करेगा एंड ऑल दैट। तो सेम प्रोसेस जैसा इलेक्शन का हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए प्रोसेस है, वैसा मैनेजमेंट का प्रोसेस हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी है। क्लियर? तो उसमें देखते हैं इट्स अ मैनेज बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द मेंबर। हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट होगा वो कौन करेगा, हमारा जो मेन रिप्रेजेंटेटर होगा, यानी कि कौन रिप्रेजेंटेटर हो सकता है, जिसको बाकी के लोगों के मेंबर ने वोट देके इलेक्ट किया है, यानी कि चुना है, ऐसा मेंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, और वो सब कुछ मैनेज करेगा। इन अ कंपनी वोटिंग राइट इज पर शेयर, यानी कि अगर आप कंपनी में हो, आप कंपनी के मेंबर हो तो आपको पर शेयर के हिसाब से वोटिंग राइट दिया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, आपको पर मेंबर के हिसाब से वोटिंग राइट दिया जाता है। क्लियर? कंपनी में आपके पास ज़्यादा शेयर होंगे तो ज़्यादा राइट्स होंगे, कम होंगे तो कम राइट्स होंगे। यहाँ पे क्या है, आपके पास ज़्यादा है कम है डजेंट मैटर, आप एक मेंबर हो तो आपके पास एक वोटिंग राइट अवेलेबल है। क्लियर? इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट इज पर मेंबर। एनी मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई बंदा ऐसा चाहता है कि मुझे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करना है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। लोग अगर उसको चुन के रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं तो वो मैनेजमेंट भी कर सकता है, और ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई बंदे खड़े रह सकते कोई नहीं रह सकते, जिसको मन होता है वो सारे बंदे इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टीशन कर सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ रियली डेमोक्रेटिक, यानी कि ये पूरा डेमोक्रेटिक ही प्रोसेस है कि सारे बंदे जो जिसको मतलब मन होगा, जिसको ऐसा है कि मैं मेरे को मैनेजमेंट के प्रोसेस में पार्टीशन करना है, मुझे इलेक्ट होना है, तो वो सारे बंदे अपने यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, जो भी उसका प्रोसेस होगा, सब इलेक्शन में खड़े रहेंगे, बाकी के मेंबर उसको वोटिंग दे के चुनेंगे, और जो चुने जाएंगे वो मैनेजमेंट करेंगे। एज कम्पेयर टू द कंपनी, यानी कि कंपनी के हिसाब से हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मैनेजमेंट पूरा कैसा रहेगा, डेमोक्रेटिक। क्लियर? एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। गाइज यहाँ पे खास नोट करना है कि आपको 2 मार्क में कभी कभी ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है कि आप प्रूफ करो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है।
कैसे है, तो हम लोगों ने जो अभी ये पूरा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट वाला पॉइंट समझा है वैसा ही है कि यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ इलेक्शन के जैसा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, लोग उसको वोटिंग दे के फिर चुनते हैं और जो चुने जाते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वन टाइप ऑफ क्या है, डेमोक्रेसी का, अगर आप ट्रेनिंग स्कूल भी बोलते हो तो गलत नहीं है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा है मेन मोटिव ऑफ सर्विस, यानी कि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होगा, और सिर्फ सर्विस नहीं, अच्छे से अच्छी क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करना होगा। क्लियर। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, टू सर्व मेंबर्स, यानी कि हमारे जितने भी मेंबर्स है उसको अच्छे से अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिलनी चाहिए। एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, प्रॉफिट, जबकि बाकी सारे बिजनेस फॉर्म में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर इज थ्रू सर्विस मोटिव, यानी कि हम लोग ऐसा ही ट्राई करेंगे कि हमारी सर्विस के थ्रू हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उसका इकोनॉमिक लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता जाए। क्लियर। इट्स अटेम्प्ट्स फॉर रीच द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मेंबर्स, यानी कि हम लोग हर दिन ऐसा ही ट्राई करेंगे कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कैसा हो, इंक्रीज होता जाए। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम लोग प्रॉफिट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रखते हैं, लेकिन हाँ ऑफकोर्स हम लोग ऐसा चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो ये प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन स्पाइट ऑफ अ मोटो ऑफ अ सर्विस, इफ देर इज एक्सेस ऑफ अ इनकम द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स, यानी कि हमारा मेन मोटो तो कौन सा वाला है, सर्विस प्रोवाइड करना ही है, लेकिन देन आफ्टर अगर हमारे पास एक्सेस इनकम है, यानी कि एक्सपेंसेस को बात करते के बाद जितना इनकम बचता है, आपने जितना इनकम लिया है उसमें से खर्चे माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्लियर। तो यानी कि ये जो एक्सेस इनकम है, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर। रेसिडुअल प्रॉफिट इज यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और अगर बाकी का कोई ऐसा मतलब क्लियर अगर हमारे पास प्रॉफिट बचता है सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो उसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, वेलफेयर एक्टिविटी के लिए लगाते हैं, यानी कि मेंबर्स को उसके जो बच्चे हैं उसके लिए स्कूल प्रोवाइड करेंगे, गार्डन अलॉट करेंगे, उसका मतलब थोड़ा बहुत टूर ट्रैवलिंग का, एंटरटेनमेंट का देखेंगे, तो ये सब कुछ अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिकल देते हैं, इंश्योरेंस लेके देते हैं, तो ये सब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग कहाँ से निकालेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बचा है उसमें से। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा है लो प्राइस ऑफ शेयर, हमारे जो शेयर का प्राइस होगा, यानी कि अगर कोई बंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको शेयर तो परचेज करने ही पड़ेंगे एज लाइक कंपनी। क्लियर। तो अगर वो मतलब इतना फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, देन आफ्टर अगर वो मेंबर बनना चाहता है तो हम लोग पहले से ही हमारे शेयर के प्राइस कैसे करके रखते हैं, बहुत ही लो करके रखते हैं, रिजनेबल, ताकि अगर कोई छोटा बंदा जो फाइनेंशियल कैपेसिटी उसका बहुत अच्छा नहीं है वो बंदा भी हमारे साथ मेंबर बन पाए। क्लियर। पर्सन विद द लो इनकम कैन परचेज द शेयर, यानी कि जिसका इनकम कम है वो भी शेयर परचेज कर सकते हैं, एंड बिकम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एज द प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लो। हम लोग लो प्राइस क्यों रखते हैं, यहाँ पे गाइस डब्ल्यू रह गया, LOW करके, तो हम लोग लो प्राइस क्यों रखते हैं, ताकि जिसका इनकम कम है वो लोग भी हमारे यहाँ पे शेयर परचेज करके हमारे साथ मेंबर बन पाए। समटाइम इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर मेंबर्स, यानी कि अगर कोई मेंबर्स इतना वीक है कि जो पूरा फुल पेमेंट एक साथ नहीं पे कर सकता, तो हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट वाला फैसिलिटी भी दे सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े पैसे जितने आप कैपेसिटी आपकी हो जाती है वैसे वैसे भी आप फुलफिल कर सकते हो। क्लियर। हमारा जो है वोटिंग राइट पर मेंबर, हम लोगों ने पहले ही देखा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि हम लोग सबको इक्वल बेसिस पे रखते हैं, यानी कि आप यहाँ पे मेंबर्स हो तो हर मेंबर को सेम वोटिंग राइट ही मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। क्लियर। इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट इज पर मेंबर, यानी कि मेंबर के हिसाब से आपको वोट मिलेंगे, नहीं कि शेयर के हिसाब से। ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अ सिंगल वोट, हर मेंबर को कितना वोट मिलेगा, सिंगल, यानी कि आप इलेक्शन प्रोसेस में एक ही वोट दे सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ वन मेंबर वन वोट। गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, आर के पहले का जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ वन मेंबर वन वोट, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटर होंगे कि जो इलेक्शन के प्रोसेस में खड़े हैं और फिर हमें उसको वोट देना है, तो वो भी कैसे इलेक्ट होते हैं, सब मेंबर के एक मेंबर के एक वोट के हिसाब से ही वो इलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा है सेपरेट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस, यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कोई रिलीजियस पार्टी के साथ कनेक्टेड
नहीं होगा। मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स, यानी कि हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी रिलीजियस का बंदा मेंबर बन सकता है, कोई भी कास्ट का बंदा मेंबर बन सकता है, कोई भी सेक्स यानी कि जो हमारे मेल फीमेल यूनिसेक्स है वो सब यहाँ पे मेंबर्स बन सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द पॉलिटिकल और रिलीजियल प्रिंसिपल, यानी कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि वो रिलीजियस पार्टी के साथ कनेक्टेड है, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफियरेंस है, ऐसा कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। और फिर लास्ट वन हमारा है अनरेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होगा कि आप कितने मेंबर मैक्सिमम तक रख सकते हो। हाँ, एक रेस्ट्रिक्शंस है कि आप मिनिमम 10 मेंबर को आपका होना ज़रूरी है तो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रेम हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा कितने भी मेंबर रख सकते हो उसके लिए आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे जो 11 के 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ख़त्म होता है। हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्टीशन में डाल देते हैं। पहले 4 कंसिडर करते हैं, फिर बाकी के 4 और बाकी के 3, ऐसे आप बंच में कंसिडर करोगे ना, उसको याद रखने की कोशिश करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। क्लियर। अब फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो कि हम लोगों ने फर्स्ट कैसे ज्वाइन किया था, वॉलंटरीली। क्लियर, यानी कि जो आना चाहता है वो आ सकता है, नहीं आना चाहता है वो नहीं आ सकता। वॉलंटरीली प्रोसेस बहुत ही ईजी है। क्लियर। लोग वॉलंटरीली क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग सबको इक्वल बेसिस पे रखते हैं, और अगर हम लोगों ने प्रोसेस किया है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, तो हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कैसा मतलब लीगल आइडेंटिटी मिलेगा। क्लियर, सेपरेट आइडेंटिटी मिलेगा। तो पहले 4 क्या हो गए हमारे, वॉलंटरीली हो गया फर्स्ट वन, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। फिर हम लोग इक्वल मेंबर पे रखते हैं, इक्वालिटी पे रखते हैं, और फिर देन आफ्टर हमारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी मिलेगी। क्लियर। वॉलंटरी, इजी प्रोसेस, इक्वालिटी ऑफ मेंबर एंड सेपरेट आइडेंटिटी। फिर देन आफ्टर बाकी के 4 को कंसिडर करते हैं। इंडिया है तो हम लोग इसी की तरह यहाँ पे भी क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है वो सर्विस का है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट का भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और फिर हमारा जो शेयर है उसका प्राइस कैसा रखते हैं, बहुत ही लो। क्लियर, ये 4 हो गए। डेमोक्रेटिक हम लोगों ने रखा है क्योंकि हमारा मोटिव सर्विस का है, प्रॉफिट फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर देन आफ्टर हमारे जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ही लो है। क्लियर। अब बाकी के 3 को कंसिडर करते हैं। तो हम लोग जो वोटिंग राइट है वो पर मेंबर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफियरेंस नहीं है, और मैक्सिमम मेंबर का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर गाइज, आप ऐसे 4, 4 और 3 करके याद रखोगे ना तो आपको इजीली याद रह जाएगा। एक साथ 11 करोगे ना तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, एक आध 2 मिस हो जाएंगे। क्लियर, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वॉलंटरी, फिर बहुत ही ईजी प्रोसेस है, हम लोगों के यहाँ पे वॉलंटरी लोग आते हैं क्योंकि इक्वालिटी मेंबर हम लोग रखते हैं। फिर सेपरेट आइडेंटिटी है। क्लियर। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, फिर देन आफ्टर मोटिव टू सर्विस, फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंड देन आफ्टर हम लोग प्राइस कैसा रखते हैं, लो प्राइस ऑफ शेयर। क्लियर। और फिर बाकी के जो 3 है, वोटिंग राइट पर मेंबर, नो इंटरफियरेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पार्टी, एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ऑफ मेंबर्स। क्लियर गाइस, तो ये हो गए हमारे 11 के 11 पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।